A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. अल्लाहुम्मा खुद बियदिक। पर बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की हमारी गुफ्तगू एलसीएम मालूम करने के तरीकों पर होगी कि एलसीएम को मालूम करने के कितने तरीके हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको कहा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका है जी बाय डिवीजन मेथड। ठीक हो गया। तो मैं आज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो एलसीएम फाइंड करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपकी बुक पे मौजूद एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम वहां से शुरू करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही थी, तो कहते हैं फॉर ए साइंस प्रोजेक्ट, साइंस का एक प्रोजेक्ट है, एक मंसूबा है, कोई काम है, कोई प्रोडक्ट तैयार करनी है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो कहता है ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, चौथी क्लास के बच्चे विजिट द साइंस लेबोरेटरी और साइंस लैब आफ्टर एवरी 8 डेज। तो जो चौथी क्लास के बच्चे हैं वो हर 8 दिन बाद, कितने दिन बाद? 8 दिन बाद ना वो लेबोरेटरी का विजिट करते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? ग्रेड 5 स्टूडेंट्स विजिट द लेबोरेटरी आफ्टर 12 डेज। ये बातों को समझना बेटा। अभी इस तरह के बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी एक्सरसाइज में भी आएंगे। समझ आ गया? ग्रेड 4 स्टूडेंट्स आफ्टर 8 डेज विजिट करते हैं लेबोरेटरी को, ग्रेड 5 स्टूडेंट्स विजिट करते हैं लेबोरेटरी को आफ्टर 12 डेज। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? दोनों के जाने का जो वक्त है वो मुख्तलिफ है। एक क्लास 8 दिन बाद विजिट करती है और दूसरी क्लास 12 दिन बाद विजिट करती है। अब जरा सवाल समझ आ गया ना? केस समझ आ गया? सिचुएशन समझ आ गई? अब आपसे पूछेंगे क्या, इफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रेड्स, अगर दोनों ग्रेड्स के या दोनों दर्जों के जो बच्चे हैं विजिटेड, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने विजिट किया, किसका? विजिट का मतलब क्या होता है? सैर करना, जाना। ठीक है, तो अगर उन्होंने विजिट किया लेबोरेटरी को टुडे, आज, ठीक है, दोनों क्लासेस गई हैं आज, फाइंड मालूम करें व्हेन दे विल विजिट, कब वो विजिट करेंगे, कब वो दोबारा आएंगे द लेबोरेटरी, किसमें? लेबोरेटरी में, ऑन द सेम डे अगेन, ऑन द सेम डे अगेन, उस ऑन द सेम डे अगेन, एक ही दिन दोबारा। आज तो दोनों क्लासेस इकट्ठी आई है ना, अब वो दोबारा कब इकट्ठी आएंगे, कितने दिन बाद वो दोबारा इकट्ठे होंगे, ये मैं बता। अगर आज दोनों क्लासेस लेबोरेटरी में आ गई हैं, ठीक है, तो 8 दिन बाद चौथी क्लास दोबारा आएगी, लेकिन 5वीं नहीं आएगी, 12 दिन बाद आएगी। क्या कभी दोबारा भी वो इकट्ठे लेबोरेटरी में आएंगे? ही नहीं आएंगे। आज इकट्ठे आए हैं, आज सवाल ये है, आज दोनों क्लासेस इकट्ठी लेबोरेटरी में मौजूद है, और नेक्स्ट क्या होगा, 8 दिन बाद चौथी क्लास दोबारा आएगी, लेकिन 5वीं नहीं आएगी, वो 12 दिन बाद आएगी। तो क्या कभी दोबारा भी कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो दोनों क्लासेस इकट्ठी आए? तो जवाब है बिल्कुल आएगा, लेकिन वो कितने दिन बाद आएगा? सवाल ये पैदा होता है, लेकिन वो कितने दिन बाद आएगा? ये सवाल समझ आ गया? ये नहीं आया? ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दो डिफरेंट टीम्स है, उनके विजिट का दौरानिया डिफरेंट है, उनके विजिट का दौरानिया, उनके लेबोरेटरी में आने के जो डेज हैं वो क्या बेटा? डिफरेंट है, उनका जो दौरानिया वो मुख्तलिफ है। ठीक है, एक दिन दोनों आए हैं, आज दोनों इकट्ठी क्लासेस जो है वो लेबोरेटरी में आई हैं। ठीक है, क्या कभी दोबारा भी आएंगी? तो जवाब है बिल्कुल आएंगी, जवाब है बिल्कुल
आएंगी। ठीक है, अच्छा तो कितने दिन बाद दोबारा ये इकट्ठे होंगे लेबोरेटरी में, इस सवाल का हमने जवाब देना है। बात समझ आई? और इस सवाल का जवाब आपको देगा LCM। अब बात समझ आई या नहीं है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बेटा आप सोच रहे होंगे सर ने ये बात कैसे कर दी कि दोनों क्लासेस दोबारा इकट्ठी होंगी। ठीक है, दोनों क्लासेस आपने सोचा नहीं दोबारा इकट्ठी नहीं होगी, डेज ही डिफरेंट है, ऐसा सोच आती है ना आपकी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात गौर से मेरे बच्चों ने सुननी है, मेरे बड़े अच्छे बच्चे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुन रहे हो ना? तो अब हम शुरू करते हैं। देखें बेटा, मुझे जल्दी से बताएं मल्टीपल्स। ऑफ 8 क्या है? जल्दी से लिखवा दें 8 के मल्टीपल्स। सबसे पहला मल्टीपल क्या है? याद है मैंने बताया था कैसे लिखने मल्टीपल्स? चलो मैं इधर साइड में बता देता हूँ। 8 को मल्टीप्लाई करना किससे? नेचुरल नंबर्स के साथ। तो 8 मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा अब बैठ जाएं। अब मेरी बात गौर से सुने, तो मैं इसको 8 10 ही लिख देता हूँ आप फिर। ठीक है, अच्छा सबसे पहला मल्टीपल 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द आगे 8 5 द 40, 8 6 द 8 7 द 56। सही कह रहे हो ना भाई? 8 7 द 56, 8 8 द 64, 8 9 द 8 10 द 80। चलो आपको जितना टेबल याद था मैंने उतना लिख दिया। ठीक है, आगे 88 आएगा, 8 11 द 88 होता है। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? ये मल्टीपल्स ऑफ 8 हमने लिख दिए। ठीक है, और दूसरा क्या था? 12 वाला था ना। अब हम क्या करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 12। अब गौर करना 12 के क्या मल्टीपल्स हैं? 12 को हम नेचुरल नंबर्स के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल बी 12 मल्टीप्लाई, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6, बाकी आगे खुद ही लिखते रहना। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल्स या नेचुरल मल्टीपल्स क्या होंगे? 12 1 द 12, 12 2 द 24, 36। समझ आ रही है ना सबको? आगे 48, आगे 60, 72, 84, 96, 108। समझ आ रहा ना? और फिर क्या होगा आगे? 120 एंड सो ऑन। ये टेबल्स आप सबने पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, अब देखो पहले दिन ये फर्स्ट डे विजिट है, फर्स्ट डे विजिट। ठीक है, ये सेकंड डे विजिट होगा, ये थर्ड डे विजिट होगा। अब मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? मेरी बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? इनका फर्स्ट विजिट कब होगा? 12 डेज के बाद। इनका ये सेकंड विजिट है। गौर करो, नहीं बात समझ आई? आफ्टर 24 डेज चौथी क्लास लेबोरेटरी में जाएगी, और आफ्टर 24 डेज 5th क्लास भी जाएगी। बात नहीं समझ आई है ना? कि जो 8 है ना, 8 इसके टेबल में भी 24 आता है, और ये जो 12 है ना, इसके टेबल में भी 24 आता है। समझ आ गया? अगर आज वो इकट्ठे गए हैं, ठीक है, तो आज के बाद जो पहला विजिट होगा वो 8 दिन बाद होगा चौथी क्लास का, और आज के बाद जो पहला विजिट होगा 5वीं क्लास को 12 दिन बाद होगा। ठीक है, लेकिन जो चौथी क्लास है वो आफ्टर 16 डेज भी जाएगी, वो आफ्टर 24 डेज भी जाएगी। जो 5th क्लास है वो आफ्टर 12 डेज जाएगी, फिर आफ्टर 24 डेज जाएगी। ऐसा ही है ना? आज से 24 दिन बाद भी जाएगी, आज से 12 दिन बाद भी जाएगी। ऐसा है या नहीं है? तो बेटा देखो, आफ्टर 24 डेज ये हमारी चौथी क्लास, ये जो मल्टीपल्स हमने लिखे ये चौथी क्लास के मल्टीपल्स है ना। चौथी क्लास कितने दिन बाद विजिट करते हैं लेबोरेटरी को, और फिर 5वीं क्लास कितने दिन बाद विजिट करती है। अच्छा, अगर ये दोनों 24 दिन बाद विजिट करती हैं, तो नेक्स्ट कब विजिट करेंगी? 48। हाँ जी,
उसके बाद कब होगा विजिट? फिर बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हो रहा? सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ आप मुझसे दोबारा। इसके बाद पता क्या आता है? 88 आता है, फिर 96 आता है। 96 तो फिर कब होगा विजिट? 96 आफ्टर 96 डेज। समझ आया नहीं आया? तो ये सब क्या है? कॉमन मल्टीपल्स हैं। क्या है? कॉमन मल्टीपल्स हैं कि इस दिन ये क्लासेस दोबारा इकट्ठी होंगी। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अनम की एक दोस्त है 5वीं क्लास में, ठीक है, अनम 4थी क्लास में। अब अनम जो है 8 दिन बाद जाती है लेबोरेटरी में, ठीक है, और उसकी दोस्त 12 दिन बाद लेबोरेटरी में आती है। अनम को बहुत शौक है कोई ऐसा दिन हो ना हम दोनों, मैं और मेरी दोस्त इकट्ठी लैब में जाएं। होता है ना, शौक होता है ना बच्चों को, ठीक है। तो अब ये देखो एलसीएम आपका मसला हल कर देगा। एलसीएम आपको बताएगा कि हाँ जी किस दिन आप इकट्ठी होंगी, किस दिन आप लेबोरेटरी में इकट्ठी हो जाएंगी दोबारा। आप समझ आया एलसीएम के फायदे आप सबको? क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आया नहीं आया? तो ये पॉसिबल है कि आप इकट्ठे लेबोरेटरी में चले जाएं, और कैसे होगा ये आपको एलसीएम बताएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले तो इनके कॉमन मल्टीपल्स लिखता हूँ। कॉमन मल्टीपल्स क्या है जरा जल्दी से बता दें। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 जल्दी से लिखवा दें। पहला कॉमन मल्टीपल क्या आया था? 24, फिर 48, फिर 72, यही है ना? 24, 48, 72, 96 एंड सो ऑन। ठीक हो गया? इस तरह आगे जाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सवाल था आप जरा उसे पढ़ें। सवाल में उन्होंने क्या कहा है? When they will visit the laboratory on the same day again। अगर आज आए हैं तो नेक्स्ट कब विजिट करेंगे? वो तो कह रहा है 24 को, पहला डे जो आएगा ना उसको विजिट करेंगे ना। तो दिस इज द आंसर। तो ये कैसे आएगा? अब ये सारे उनके मल्टीपल्स है ना, कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स में से हम किसको निकालेंगे? इसको निकालेंगे। तो ये असल में क्या, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो द एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज कितना है जी? ये 24 आ गया। एंड दिस इज योर आंसर। एक मेथोडोलॉजी ये है, ठीक है, जो आप सबको समझ आ गई। आप सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई। वाह वाह सर उस्मान, आपने क्या मजेदार अंदाज में समझा दी है, ठीक है। ये बेसिक मेथड था कि टेबल्स लिखे, फिर उनसे कॉमन मल्टीपल्स अलग करें और फिर उनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल अलग कर लें। ठीक हो गया। अब हम एक और नई मेथोडोलॉजी पे बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको कैसे सॉल्व करना है। निकालना हमने एलसीएम में, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे बताओ, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे डाटे में मौजूद हर नंबर की करते हैं ना। अब हमारे पास 8 भी है और 12 भी है, हमने इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, जल्दी से बताएं, हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने, मैंने आपको 2 से लेके 100 तक के नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन का कहा था, और मुझे उम्मीद है आप सब ने कर ली होगी, जो कि मैं क्लास के बाद आज चेक भी करूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक होगा बेटा? अब जरा मेरी बात गौर से सुनते जाइएगा। सुन रहे हैं ना? सब सुन रहे हो? अच्छा, अब देखें जरा। सबसे पहले हम 8 को पकड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे। मेथड तो सबको आता होगा। इधर से बेटा, आप में से मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है प्राइम फैक्टराइजेशन में। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। आप कहते हैं अब डिवाइजर कहाँ से ढूंढे? बेटा इधर से लेना डिवाइजर, इधर से। ये पहले 2 को चेक करो, क्या 2 डिवाइड करता है 8 को? 2 के टेबल में आता है ना, आप 2 पे करो। जब ये 4 नीचे आया ना, फिर आपने चेक करना है क्या ये 4 2 पे जाता फिर 2 डालें। इधर से पूछ के डालना, इधर से 4 देखें और इधर से देखें क्या ये 2 पे जाएगा तो 2 डाल दें, फिर 2 to the 4। अब दोबारा यहाँ से पूछें तो ये प्राइम ही है, ये 2 पे जाएगा। अब बात समझ आई? नहीं आई? तो बेटा ये आगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स जो फैक्टराइज्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, 8 की वो क्या आ रही है? 2 मल्टीप्लाई 2। प्रॉब्लम किसी बच्चे? अब हम नेक्स्ट फैक्टराइजेशन करेंगे किसकी? 12 की। ठीक हो गया?
अब मेरी बात सुनो गौर से, ये जो 12 है इधर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे चेक करो, क्या 2 के टेबल में आता है? किस पे आता है 2 के टेबल में? 6 पे। अब फिर चेक करो क्या ये 6 2 के टेबल पे आता है? फिर 2 डालो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस नंबर को देखो और यहाँ जाके देखो ये डिवाइड कर सकता है तो डालो, और शुरू यहाँ से करना है, ये नहीं डायरेक्ट 3 को पकड़ लो, यहाँ से शुरू करना है। ठीक हो गया? अब उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो अब 3 आ जाए ना, 2 3 6 होता है। अब क्या 3 2 के टेबल पे जाता है? हम नहीं लिखेंगे 2 को, अब 3 पे जाता है ना, हम 3 यहाँ पे डाल देंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब गौर से देखें मेरी बात को सुने, 12 आ गया जी यहाँ पे, और 12 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 3। क्लियर हुआ सबको? बात सबको समझ आई? अच्छा बेटा, अब यहाँ मुझे ये बताओ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक ये कॉमन है इसके साथ, एक ये कॉमन है इसके साथ, ये कॉमन फैक्टर्स है। तो नॉन कॉमन कौन कौन से हैं? मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। दोनों में नहीं आ रहे ना, दोनों में नहीं आ रहे, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब मेरी बात गौर से सुने, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ, किस किस के कॉमन फैक्टर्स? 8 12। कौन कौन से आ रहे हैं? ये 2, ये वाला, ये इसकी ये कॉमन है, दूसरा ये एक कॉमन है। ठीक है, तो हम कहेंगे 2 और कौन है? 2 और फिर 2 और फिर 2। बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैं नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखता हूँ, नॉन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स यहाँ आएगा ऑफ 8 and 12। क्या है नॉन कॉमन फैक्टर्स? 2 और 3। क्लियर हुआ बेटा? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब मैंने ये देखो आज बड़े नए तरीके से आपको करवा रहा हूँ, वरना मैं पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब हमने करना है क्या? जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हमने प्रोडक्ट निकालना है। मैं क्या कह रहा हूँ? ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट क्या? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12। अब बेटा कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे? 2 and 2 थे, ऐसा ही है? तब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आ जाएगा? 4। बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे? 2 and 3। समझ आई मेरी बात की? तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर क्या आ जाएगा? 6। अब बेटा जो एलसीएम होता है ना, अब एलसीएम का फार्मूला देख लो, एलसीएम जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 और क्या होगा? 12 होगा, वो बराबर होगा। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो लिखने जा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट को P से लिखूंगा, कॉमन को C से लिखूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, और इसको F से लिखूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12। ये 4 आ गया, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ नॉन, PN लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12। बात समझ आ रही है? ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम ये बराबर होता है जो आपके नंबर्स जो आपके नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, और जो आपके नंबर्स के नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या कह रहा हूं? इसका आंसर क्या आया था? 4, और इसका आंसर क्या आया था? 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 4 द, ये बेटा आपका एलसीएम है। एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज दिस। ठीक हुआ? पहले आपने कॉमन फैक्टर्स अलग करने हैं, फिर आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स अलग करने हैं, और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना।
ठीक हो गया? Yes. मेरी बात समझ आई या नहीं आई? आई। ये तो है, मैंने आपको पूरा मेथड डिटेल में करवा दिया। Yes. पूरा मेथड मैंने किस में करवा दिया? डिटेल में। डिटेल में करवा दिया यहाँ पे। ठीक हो गया ना? मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? लेकिन मैं अब इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको करवाऊंगा। Yes. शॉर्ट फॉर्म क्या है? मेरी बात गौर से सुनिएगा। Yes. शॉर्ट फॉर्म क्या है? मैं डायरेक्ट ये काम किया करूंगा, पहले फैक्टराइजेशन किया करूंगा और आइंदा फैक्टराइजेशन के बाद मैं ये यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं यहाँ तक काम किया करूंगा, यहाँ तक। ये वाला स्टेप हम कोई नहीं किया करेंगे। Yes. और ये वाला स्टेप भी हम कोई नहीं किया करेंगे। ठीक है ना? प्रोडक्ट निकालने वाला भी स्टेप हम लोग कोई नहीं किया करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये भी नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट ये वाला काम किया करेंगे। ये वाला काम कैसे, मैं आपको बताता हूँ। स्टार के बाद मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक हो गया? Yes. LCM ऑफ 8 and 12 बराबर आ जाएगा, क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12। अब हम करेंगे क्या? इसकी जगह पे ना हम लिख देंगे ब्रैकेट डाल के, क्या लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई 2। प्रोडक्ट निकालना ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आए थे? 2 and 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट में 2 and 3 डाल देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3। इसका आंसर 2 to the 4 आ गया, मल्टीप्लाई इसका आंसर क्या आ गया? 2 3 the 6। अब ये ब्रैकेट खत्म कर दो। 4 मल्टीप्लाई 6 आंसर कितना आ गया? 24। ये डायरेक्ट आप आंसर डाल सकते हो। ठीक है? Yes. और अगर आपका दिल करता नहीं मैंने सारे स्टेप्स करने हैं, तो पहले आप प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स निकालो, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालो और फिर उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लो। जो मेथड आपको ज्यादा पसंद आए वो आप कर लें। Yes. क्लियर है सबको या नहीं? Yes. सबको मेरी बात समझ आ गई? Yes. सबको बात मेरी समझ आ गई? अच्छा। Yes. अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ। कौन सी बात है? बड़े लेवल की बात। बड़े लेवल की बात है। हमने 8 को क्या लिखा था? 8 के फैक्टर्स आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है? 12 के फैक्टर्स आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये आए थे ना? Yes. बेटा एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में एक शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, गौर से सुने। अगर एक नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 दफा, ठीक है? अब बजाय इसका हम इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते रहे, मैथमेटिक्स में ये 2 लिखेंगे ऐसे ही, और इसके ऊपर राइट साइड पे यहाँ पे लिख देंगे 4, और इस 4 को कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? Power. और इस 2 को कहते हैं बेस। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये जो बेस है इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अब बात समझ आई नहीं आई? बेस कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रही है? 4 times. 2 रेज़ टू द पावर 4 का क्या मतलब है? इट मींस बेस इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। कितनी दफा? 4 times. टाइम्स का मतलब दफा, 4 दफा। समझ आया नहीं है? अब मैं अगर आपके सामने 2 रेज़ टू द पावर 5 लिख दूं, मतलब ये बेस कितना मल्टीप्लाई होगी? 5 टाइम्स। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो गया? पावर का मतलब समझ आया आपको? Yes. ठीक है? अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3, ऐसे ही है। Yes. अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हुआ? मेरी बात गौर से सुनना। Yes. बड़े लेवल पर जब आप इससे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, मैं आज आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जो एलसीएम होगा 8 और 12 का, वो बराबर आएगा जितने भी आपके प्राइम नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? Prime number. प्राइम नंबर्स। देखो इसमें एक प्राइम नंबर कौन आ रहा है? 2। दूसरा प्राइम नंबर कौन आ रहा है? 3। और उनकी पावर्स भी आ रही हैं। इसकी पावर क्या आ रही है? 3। इसकी पावर क्या आ रही है? 2। मैं कहता हूं जी एक पावर A आ रही है, दूसरी पावर क्या आ रही है? B। हमने उन दोनों की मैक्सिमम पावर यहाँ लिखनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा नंबर भी को आ रहा है ना प्राइम नंबर, P2 है फॉर एग्जांपल, और उसकी एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 के लिए भी डाल देता हूँ 3 की पावर 0, मतलब 3 यहाँ 3 की पावर 0 का मतलब क्या? 1। ये भी बता रहा हूँ। अगर किसी नंबर की पावर क्या हो जाए? 0, तो इसका मतलब क्या होता है? ये 1 है। अब इनमें 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ इसकी जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है।
अगर किसी नंबर की पावर में कुछ ना लिखा हुआ हो तो वो असल में क्या होता है, उसकी पावर 1 होती है। अल्लाह कितने हैं? 1। अल्लाह कभी नजर आया? समझ आया नहीं यार? आगे चलें। तो अब यहाँ पे भी हमने क्या लिखना, अगर ये पावर m और n है, इनकी पावर्स क्या m और n, हमने उसकी भी मैक्सिमम पावर यहाँ पे लिखनी है। अब इसका मतलब क्या है, 2 आ रहा है, 2 की बड़ी पावर कौन सी है? 3। हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे पावर में 3 डाल देंगे, मल्टीप्लाई। 3 आ रहा है, 3 की बड़ी पावर कौन सी है? 1, तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे। समझ आया? तो जो LCM आएगा ऑफ 8 एंड 12 वो क्या आएगा, मैं आगे वाली स्लाइड पे आपको करके देता हूँ। LCM ऑफ 8 एंड 12 बराबर आ जाएगा, गौर से सुनना, क्या था? 2 रेज़ टू द पावर 3 था, मल्टीप्लाई 3 था। समझ आया? आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे तो 3 आ ही नहीं रहा, यहाँ पे 3 नहीं था ना, तो आप कहें ये वाला ही 3 हम लिख देंगे, यही 3 की मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताएं इसका क्या मतलब था 2 की पावर 3 का? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मेरी बात समझ आई है? अब जरा यहाँ देखें, 1 2 3, 3 2 आ रहे थे ना, और एक 3 आ रहा था। क्या यहाँ पे भी वही कुछ नहीं आ रहा? आ रहा ना? हमें ना कॉमन फैक्टर अलग करने की जरूरत है और ना नॉन कॉमन फैक्टर्स अलग करने की जरूरत है। सीधा सीधा हाईएस्ट पावर पकड़ो प्राइम नंबर्स की और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर। अब 2 टू द 4 हो गया, मैं ये कह रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 करो आंसर 4 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो आंसर 8 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो आंसर 24 आ जाएगा, और यही एलसीएम है। हमने पीछे भी यही निकाला था ना। तो ये मेथोडोलॉजीज है बेटा, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेथोडोलॉजीज जिनको हम यूज करके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मैंने 2 तरीके आपको बताए। एक तरीका क्या कि आप लोग कॉमन फैक्टर्स अलग करें, नॉन कॉमन फैक्टर्स अलग करें, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट निकाल लें, नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक नया प्रोडक्ट निकाल लें, बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक हो गया? पहली मेथोडोलॉजी मैंने आपको ये करवाई थी, कॉमन फैक्टर्स अलग किए, नॉन कॉमन फैक्टर्स अलग किए, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, और फिर क्या किया, कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को और नॉन कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम निकाल ली। फिर मैंने कहा इसको शॉर्ट करता हूं। कैसे शॉर्ट किया? मैंने कॉमन फैक्टर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, नॉन कॉमन फैक्टर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया। अब मैंने आपका रास्ता मजीद आसान कर दिया कि अगर आपको पावर का कॉन्सेप्ट आता है, पावर और बेस क्या है, ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने लिखना सिखा दिया आपको। सिखा दिया ना। 2 की पावर 5 का क्या मतलब है? 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो। 3 की पावर 5 का क्या मतलब है? 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो। पावर का कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया? सबको आया ना? तो मैंने क्या किया, जब भी आप कोई से 2 नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, मैं चलो एक और सवाल आपको करवाता हूँ, ये सवाल आपको ज्यादा समझ आएगा। कोई से और 2 नंबर्स का हम फाइंड कर लेते हैं एलसीएम। समझ आ रही मेरी बात की? हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 24 और 30 का एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? 24 और 30 का एलसीएम। मैं ये कह रहा हूँ एलसीएम आप 24 और 30 हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। मैं अभी फिलहाल इतने लिख रहा हूँ, ठीक है जी। हम यहाँ पे 24 को लिखेंगे। क्या ये 24 2 पे जाता है? तो बिल्कुल जाता है। अब 2 1 द 2 2 2 द 4 12 2 द 24 होता है ना। अदरवाइज डिवीजन कर लेना साइड पे। अगर ना समझ आए 24 को अंदर रखो, 2 पे डिवाइड कर लो। 2 1 द 2 माइनस किया, रिजल्ट 0 आया है ना, फिर 4 नीचे आ जाएगा और 2 2 द 4 आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है। अब फिर ये 12 भी 2 पे जाता है, 6 पे है ना। फिर 6 भी 2 के टेबल में आता है 3 पे। अब ये 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 अपने टेबल में आता है। 3 1 द 3। अब हम किसको पकड़ेंगे? 30 को। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? तो 30 हमने यहाँ लिखा। अब 30 का 2 के टेबल में आता है। तो अगर किसी नंबर की 1s प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो 2 के टेबल में आता है। तो ये 32 के टेबल में आता है। किस पे आएगा? गौर से सुने, गौर से सुने। मैं क्या कह रहा हूँ, गौर से मेरी बात को सुनना है। ये 3 जो है ना, अब 2 का टेबल पढ़े। 2 1 द 2 और 2 2 द 4। 4 बड़ा हो गया तो 2 1 द 2। ये कह रहा हूँ 2 1 द 2। क्या बचा पीछे? 1। मैं यही तो कहा करता हूँ कि 2 1 द 2। अब 3 में से 2 निकालो, आंसर कितना आ गया? 1।
वो 1 हम किसके साथ लगा देंगे? 0 के साथ। मतलब 0 हम यहाँ से नीचे लेके जाते हैं ना, तो मैं यहाँ कहता हूँ 1 0 के साथ लगा दो, 10 ही बनेगा ना फिर भी। अब 2 के टेबल में 10 किस पे आता है? 5 पे, तो ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। 2 5 द 10। अब क्या 15 2 के टेबल में आता है? हरगिज़ नहीं आता। क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया ना। अब देखो ये 15 3 के टेबल में आता है। अब ऐसे चेक करना है, 2 के ऊपर 9 हो गया तब 3 को चेक करेंगे, तो 3 के टेबल में आता है 3 5 द 15, ऐसा ही है। अब क्या ये 5 2 के टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है? 5 अपने टेबल में आता है। ये बेटा हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स को यूज करके इनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। क्या है? 24 बराबर आ जाएगा किसके? 2। अच्छा मेरी बात अब गौर से सुनो, मैं डायरेक्ट लिखने लगा पावर की फॉर्म में। ये 3 नंबर्स है ना, हमने लिखना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मैं 2 की पावर 3 ना लिख दूं? वही बात है ना। इसका मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा यहाँ देखो, मेरी बात सुन रहे हो? अब 30 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कोई रिपीट तो नहीं ना हुआ? अगर रिपीट होता तो हम फिर पावर में उतना नंबर डाल देते। अब क्योंकि 1 टाइम्स है 1 हम लिखते नहीं पावर में, 3 1 टाइम्स है हम 1 पावर में नहीं लिखते, 5 1 टाइम्स है हम पावर में नहीं लिखते 1। ठीक है। अब बेटा मैं डायरेक्ट एलसीएम डाल रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 24 एंड 30 कैसे लिखेंगे? मुझे ये बताओ, इनमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं? लिखो यहाँ पे। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। पहले तो वो प्राइम नंबर्स लिखो जो इन दोनों नंबर की फैक्टराइजेशन के बाद हमें मिले हैं। ठीक है। अब 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? ये 3 है, ये 1 है। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 की मैक्सिमम पावर क्या? 1। 3 खुद ही है ना, इसमें भी 1 है, इसमें हम वही लिखेंगे, 1 पावर डालेंगे। 5 की मैक्सिमम पावर क्या? इसमें तो 5 आ ही नहीं रहा, हम यही 5 यहाँ पे डाल देंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अब मुझे ये बताओ, इसका क्या मतलब है 2 की पावर 3 का? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक हुआ? अच्छा अब 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द 24। मेरी बात समझ आ रही है सबको? ये नहीं आ रही? आ रही है। ठीक है। आप इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 3 द 15, सुन रहे हो? 5 3 द 15 15 टू द 30 30 टू द 60 60 टू द 120। नहीं मेरी बात समझ आई भाई? आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया आंसर? 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया? 30। 30 को 2 से करो 60, 60 को 2 से करो 120। ये बेटा एलसीएम है इन दोनों का। तरीका समझ आया? ये बहुत शॉर्ट मेथड है और बड़े लेवल पे हम ये यूज करते हैं। ना हम कॉमन फैक्टर्स के चक्कर में पढ़ते हैं और ना हम नॉन कॉमन फैक्टर्स के चक्कर में पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट ये काम करते हैं। अगर सिर्फ एक पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, जो कि मैंने समझा दिया है, कि जब भी कोई नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो बजाय इसके हम उसको बार बार लिखें, हम क्या करते हैं? उसको पावर की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, समझ आ गया? जब हम सारे नंबर की प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म लिख चुके हैं, तो फिर हमने क्या करना है? हमने ये देखना कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 5 आ रहा था, मैंने सारे यहाँ पे लिखे। उसके बाद मैंने 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिख दी, 3 की हाईएस्ट पावर लिख दी, 5 की हाईएस्ट पावर लिख दी। ठीक हो गया। और बाद में मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो ये भी मेथोडोलॉजी है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से। अब मुझ पे जो ऑब्जेक्शन हो सकती है वो क्या हो सकती है कि 5वीं क्लास में पावर का कॉन्सेप्ट देने की क्या जरूरत है, जब एक चीज मुश्किल ही नहीं है। आप सबको पावर का कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं आपको कहता हूँ मैंने 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी दफा हुआ? काउंट करो। 5। आप कितनी दफा हो गया? 3 3 6 और 3 9 और एक 3। अब कितना वक्त लगा इसके ऊपर? और मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो क्या आएगा? 3 रेज़ टू द पावर 10। इसका भी ये मतलब है कि ये जो बेस है इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और वो कंप्रेस्ड फॉर्म है। शॉर्ट एंड फॉर्म यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? और इसके फायदे क्या है? कॉमन फैक्टर्स भी अलग करने की जरूरत नहीं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी अलग करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये था मेथड बाय विच एलसीएम इज कैलकुलेटेड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो बेटा ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसके जरिए से हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब जरा हम चलते हैं आपकी बुक पे। तो ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं।
मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 विल बी यूज्ड टू फाइंड मल्टीपल्स। अब मतलब मल्टीपल्स का क्या मतलब है, 8 के का टेबल और 12 का टेबल यूज होगा, ठीक है। टू फाइंड द डे व्हेन द स्टूडेंट्स ऑफ द बोथ ग्रेड्स विल विजिट द लेबोरेटरी ऑन द सेम डे। क्या कह रहा है, कहता है जो मल्टीपल्स 8 और 12 के हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे मालूम करने के लिए, ठीक है, उस दिन को व्हेन द बोथ क्लास स्टूडेंट्स आर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लास, जो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, विल विजिट, वो क्या करेंगे, दोबारा आएंगे, किसके लिए, द लेबोरेटरी, किसके लिए, विल विजिट द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जाएंगे ना, ऑन द सेम डे, एक ही दिन में। ये 8 का टेबल लिखा हुआ, ये 12 का टेबल लिखा हुआ, और दोनों के उन्होंने क्या निकाल लिए, कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए, लिख दिए। द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 आर 24 and 48। इनमें से मिनिमम कौन सा है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12 इज 24। तो 24 इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ये हम कर चुके हैं काफी डिटेल में। थस द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रेड्स विल विजिट द लेबोरेटरी टुगेदर आफ्टर 24 days, आफ्टर 24 days। समझ आया नहीं यार? ये उन्होंने पहला बेसिक मेथड आपको बताया। अब ये दूसरा मेथड किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन का। क्या किया, 8 था ना, उसको क्या किया, 8 को, और से देखें यहाँ 8 को पहले किस प्राइम नंबर पे डिवाइड किया, 2 पे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 डाल दिया 2 4 द 8 हुआ। फिर 4 को फिर 2 पे डिवाइड किया, क्वोशंट क्या आया, ये यहाँ डाल दिया। अब ये सारे प्राइम नंबर हैं, 2 मल्टीप्लाई ये इसके फैक्टर्स आ गए। 12 को पहले 2 पे डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या आया, 6। फिर 6 को 3 पे डिवाइड किया, क्वोशंट क्या आया, 2। यहाँ क्वोशंट्स डालेंगे, यहाँ पे डिवाइजर्स डालेंगे, प्राइम डिवाइजर्स। मेरी बात समझ आती जा रही है, नहीं आती जा रही? इसे प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री कहते हैं। किसी बच्चे को अगर मेरी बात समझ नहीं आई, मेरी बात क्लियर नहीं हुई, तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं और बार बार पूछ सकते हैं। ये मेरा काम है आप सबको बताना। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब ये देखिए, इन्होंने कहा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, ये आ गए। प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 8 ये है, 2 मल्टीप्लाई 2, और प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 12 ये है। अब क्या किया, कॉमन फैक्टर्स अलग किए, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12 लिख दिए। फिर क्या कहा, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स है 2 and 3, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 8। 12 and 8 के कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ये निकाला, 12 and 8 के नॉन कॉमन जो फैक्टर्स थे उनका प्रोडक्ट ये निकाला। नॉन कॉमन 2 and 3 थे और कॉमन 2 and 2 ही थे। 2 to the 4 आ गया, 2 3 to the 6 आ गया। अब ये फार्मूला आपके बुक पे लिखा हुआ है, LCM ऑफ 2 नंबर्स जो कि हमारे पास 8 and 12 थे, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है, 4 है ना, ये इसकी जगह पे 4 डाल दिया। और ये कितना आया था, 6, ये 6 आया हुआ, तो इसकी जगह पे 6 डाल दिया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया, 24। सो द नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रेड विल विजिट द लेबोरेटरी टुगेदर आफ्टर 24 days। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अब जरा बात यहां से देखें, क्या कह रहा है, लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 16, 30 and 64 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया बेटा? बात समझ आई आप सबको? आप सबको पता हम पहले प्राइम नंबर्स डालते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्राइम नंबर्स नहीं डाले ना। आपको पता कौन कौन से, 2 3 5 7। तो 16 को चेक किया, किस पे जाएगा, 2 पे, 8 आ गया, फिर 2 पे 4 आ गया, फिर 2 पे 2 आ गया, फिर 2 पे जाएगा। ये 30 के फैक्टर्स अभी मैंने निकाल के दिए थे आपको। 64 2 पे जाता है, 32 हुआ, फिर 2 पे 16, और ये 16 के हमने पहले निकालना है, वो ये सारे हम यहाँ पे डाल दें। क्लियर हुआ? अब बेटा प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 16 उन्होंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 30 ये डाल दी, प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 64 का जो प्रोडक्ट है वो ये डाल दिया। ठीक हो गया? अब यहाँ कर कह रहे हैं, कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 30 एंड 64। इस पे ये 2 कॉमन है सब में, देखिए सब में आ रहा है ना, 2 सब में आ रहा है ना। तो चलो मैंने मान लिया ये 2 तो कॉमन हो गया, ये 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ये वाला 2 सब में आ रहा है, ये वाला 2 सब में आ रहा है, ये वाला 2 सब में आ रहा है। इन्होंने क्या किया, देखो जरा गौर से, इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स में ये वाला 2 भी डाला, ये वाला 2 भी डाला,
दोनों में आ रहा था ना 2, फिर ये वाला 2 भी डाला और आगे वाला 2 भी डाला है। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये सब में तो नहीं आ रहे ना, ये सब में तो नहीं आ रहे, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कॉमन वो होता है जो सब में है, कॉमन जो सब में है। अब ये 2 तो कॉमन तो नहीं आ रहा ना, 16, 30 एंड 64 में कॉमन तो नहीं आ रहा ना, ठीक है? एक 2 कॉमन आ रहा था, पक्की बात है ये नहीं? भाई बोलो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पक्का? अच्छा, उसके बाद अब ये मुझे बात बताओ, 5 सब में आ रहा है? 3 सब में आ रहा है? अब ये इन्होंने पता क्या किया है? आखिर पे नॉन कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट में क्या लिखा? ये एक 2 जो नीचे बच गया था लास्ट पे, ये वाला, मेरी बात, बल्कि 2 2, ये इन्होंने 2 2 यहाँ पे डाल दिए, ठीक है? ये 2 बच गए थे जो सिर्फ इसी में थे, ये 2 2 यहाँ पे डाल दिए, 3 डाल दिए, 5 डाल दिए, इनको मल्टीप्लाई किया, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाला, नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाला, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाए। मेरी बात समझ आई नहीं आई? मैं अब इसी सवाल को जरा आपको 2 मुख्तलिफ तरीकों से कराता हूँ। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ताकि आपको भी बात क्लियर हो, गौर से सुनते जाना। ये एग्जांपल है आपकी, और ये लास्ट एग्जांपल आपकी बाय प्राइम फैक्टर एडिशन एलसीएम फाइंड आउट करने की। क्या था? 30 के फैक्टर्स क्या आए थे? नंबर्स कौन कौन से थे? 30 था, 16 था और 64 था। मैं पहले 30 के लिख देता हूँ, आपको देख ली ना वहां पे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 16 के फैक्टर्स क्या आए थे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? 64 के फैक्टर्स क्या आए थे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 2 आएंगे, ठीक है? इसके 4 2 आएंगे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब मेरी बात गौर से सुनना। पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 16 एंड 64। बेटा ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब मेरी बात गौर से सुने, कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट? कॉमन फैक्टर तो सिर्फ ये 2 आ रहा है, ये 2, और कोई चीज कॉमन है सब में? तो बेटा मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिखूंगा, ठीक हो गया? मेरी बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 16 एंड 64। अब मेरी बात गौर से सुनना बेटा, मैं ये देखता हूँ कि ये 3 तो किसी में नहीं आ रहा, नॉन कॉमन हो गया, 5 भी किसी में नहीं आ रहा, ये भी नॉन कॉमन हो गया, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब कुछ ऐसे नॉन कॉमन भी होंगे जो 2 में आ रहे होंगे, सब में तो नहीं आ, वो भी तो नॉन कॉमन होंगे ना। ये नॉन कॉमन 2 है, और ये भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है। ये वो 2 है जो दोनों में 2 में है लेकिन है नॉन कॉमन, हम इनकी पेयरिंग कर सकते हैं। तो जो मुझे वहां पे लगता है ना, मैं आपको अपना रिजल्ट बताऊंगा, पहले इसको देख लें। ये दोनों में आ रहे हैं और नॉन कॉमन है, ठीक है? 2 में कॉमन है लेकिन टोटली क्या है? नॉन कॉमन है। लास्ट पे ये भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये वाले 3 2 मैंने डालने। अब ये वाले 2 2 भी हम आगे डाल देंगे। बात समझ आई कुछ या नहीं आई? अब ये कितने 2 है? 1 2 3 4 5, इसका आंसर 32 आएगा। जब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हुआ, मल्टीप्लाई 2 8 हुआ, मल्टीप्लाई 2 16 हुआ, मल्टीप्लाई 2 32 हुआ। गिनो कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 32 आंसर आ गया, ठीक है? और इसका आंसर 15 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? अब 15 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 मल्टीप्लाई 32, ठीक है? क्या आंसर आएगा? कर दूं ऊपर? 32 मल्टीप्लाई 15, 5 टू द 10 आ गया, 0 1 कैरी किया,
5 3 था 15 Yes. प्लस 1 16 हुआ, 2 ऐसे आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, 0 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4। ठीक हो गया बच्चे? Yes. ये क्या आया आपके पास? नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आया। और ये किसका आया? कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है जो कि 2 ही है। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? किसका निकालेंगे? 16 30 और 64 है। अब एक हमारे पास, अब इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 16 एंड 64 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 16 एंड 64। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आया था? कॉमन तो सिर्फ 2 ही आया था, ऐसा ही है। और नॉन कॉमन क्या आया? हाँ, टोटल इसका आंसर क्या है बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद? 480। तो हम यहाँ पे 480 डाल देंगे। ठीक हो गया? समझ आया नहीं है? अब 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 480 से, देखो 2 0 था 0 आ जाएगा, 8 2 था 16 हो गया, 1 कैरी किया, 4 2 था 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9। 960 आपका एलसीएम है। अब आप चेक करें क्या आप कि बुक पे जो आंसर है वो भी यही है 960। ठीक है, आंसर वही आता है आपका। ठीक है, मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो अब आपने अपने माइंड में क्या रखना है? ठीक है, जो बुक के ऊपर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है आपने उस पैटर्न को फॉलो करना है। किस पैटर्न को फॉलो करना है? बुक पे जो आपको पैटर्न दिया जा रहा है आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, आंसर वैसे भी देखो नॉन कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन आपके बुक पे कॉमन किसको कहा? जो 2 में भी कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन, जो 2 में भी कॉमन आ रहा है वो भी क्या है? जो तीनों में आ रहा है वो भी कॉमन है, जो 2 में आ रहा है वो भी कॉमन है, जो 1 में आ रहा है वो नॉन कॉमन। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात आप सबको समझ आ रही है नहीं आ रही? आपके बुक के ऊपर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो नंबर तीनों में वो भी कॉमन है एलसीएम के लिए। किसके लिए? एलसीएम के लिए। जो नंबर किस में आ रहा है? तीनों में आ रहा है उसको भी कॉमन ले रहे हैं, जो दोनों में आ रहा है वो भी कॉमन ले रहे हैं, और जो 1 में आ रहा है उसको नॉन कॉमन ले रहे हैं। बात समझ आई है या नहीं आई? क्लियर हुआ? तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मैं जरा दोबारा से लिखकर आपको ये सारा कुछ दिखा देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 16 कितने आए हैं जी बुक पे? 16 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आए हैं। 30 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 64 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। ये 64 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब जो पैटर्न आपके बुक पे फॉलो हो रहा है बेटा, HCF में जो हम कॉमन लेते थे वो नंबर लेते थे जो तीनों में आ रहा है, वो नंबर लेते थे जो तीनों में आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। क्या आएगा मुझे बताओ? एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए पहली बात तो ये देखो ये तीनों में आ रहा है, आ रहा है, ये पहला कॉमन हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं हाइलाइटर यूज करके आपको बता दूं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ये तीनों में कॉमन था तो इसको मैं किससे हाईलाइट करता हूं? इससे, लाइट ब्लू से। बात समझ आ रही है? अब कुछ ऐसे कॉमन भी होंगे जो सिर्फ कितनों में आ रहे हैं? 2 में। ठीक है, ये ग्रीन से कर रहा हूं, ये 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये 2 में कॉमन है, इसमें भी आ रहा है, ये 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। मेरी बात फिर गौर से सुन लें, आपकी बुक पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कॉमन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, पहली बात तो जो तीनों में कॉमन है उसे भी लिखें, जो 2 में कॉमन है उसे भी लिखें। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो हमारे पास कॉमन जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? 2 कॉमन आ गया, ये वाला ब्लू वाला, फिर ये ग्रीन वाला कितने 2 कॉमन है? 3। क्लियर हो गया?
अब इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। क्लियर हो गया। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन कौन कौन से थे? देखो 3 सब में आ रहा है, इधर देखो बेटा 3 सब में तो नहीं आ रहा, तो ये पहला नॉन कॉमन है। ये 5 सब में आ रहा है, ये भी पहला दूसरा नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है। 2 भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है। अब ये क्या आएंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये नॉन कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए दोबारा से सुन लें, वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो उसको भी एलसीएम के लिए कॉमन कहना है आपने। वो नंबर जो 2 में भी आ रहा हो उसे भी आपने कॉमन लिखना है। समझ आया नहीं यार? नॉन कॉमन वो होगा जो सिर्फ एक में आता। ठीक हो गया? बात समझ आई नहीं आई? तो अब बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 5 द 15 और 2 टू द 4। इसका आंसर क्या आता है 4 और इसका आंसर क्या आता है 15। अब 15 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 60। अब 60 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम? 16 30 64 क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है? 16, ठीक है, और नॉन कॉमन का 60। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब इसका आंसर क्या होगा एलसीएम का? आप 16 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? 0 को छोड़ दें, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 96 आता है। 0 से डाल दें। ठीक हो गया? LCM of 16, 30 and 64 will be 960। ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? आप 16 को ऊपर लिख लें, 60 से मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे कर लें। पहले 2 0 आ जाएंगे, फिर 6 6 36 होता है, 6 लगा दिया, 3 कैरी किया, 6 1 6 + 3 9 हो गया। इनको एडअप कर लो, 0 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है। और अगर मैं इसको अपनी मेथोडोलॉजी से करूं, शॉर्ट फॉर्म से, कैसे? बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से इसको, जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने आपको पावर मेथड से करवाया ना, जो अपनी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है। देखिए बेटा 16 के फैक्टर्स क्या थे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। पावर की फॉर्म में ये क्या बनता है? 2 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, ये बेस कितनी था मल्टीप्लाई? 4 टाइम्स। 30 के फैक्टर्स क्या थे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको ऐसे इट इज रहने दो, इसमें कोई नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। अब बात आती है 64 की, उसमें था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई? 6 टाइम्स। अब मैं जो आपको मेथड बताया, शॉर्ट मेथड, LCM ऑफ 16, 30 एंड 64 किसके बराबर आएगा? पहले ये बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं इन फैक्टराइज्ड फॉर्म्स के अंदर? 2 आ रहा है सब में, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है कहीं पे। ये 3 नंबर्स, इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से हमें मिले हैं। सारी फैक्टराइजेशन इन तीनों ने कंप्लीट की है। अब मेरी बात गौर से देखो, जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनो। ये बताओ 2 की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 6 डालो। ठीक है बेटा। अब बताओ 3 की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? कहीं और 3 आ रहा है? 1 ही आ रही है, हम 3 को लिखेंगे। 5 वही 1 पावर आ रही है, हम 5 का एज इट इज लिखेंगे। मेरी बात समझ आई नहीं आई? अब ये 2 की पावर 6 किसके बराबर है? 64 के। बात सुन रहे हो मेरी? मैं इसकी जगह पे 64 डाल रहा हूँ। 5 3 द 15 होता है। आप 64 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 4 द 20, 2 हमने कैरी किया, 5 6 द 30, 30 + 2 कितना हुआ? 32। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4, 1 6 द 1 4 द 4, 1 6 द 6, ठीक है। 0 आ जाएगा।
4 + 2 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ये कितना आसान है। आप सारे प्राइम नंबर्स को लिखो, आप सारे जो प्राइम नंबर्स इस फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ रहे हैं उनको लिखो, और बाद में ये देखो मैक्सिमम पावर क्या कौन सी आ रही है प्राइम नंबर की, वो डाल दो, और उसके बाद कैलकुलेशन शुरू कर दो। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक हो गया। इसी के साथ मैं आज का अपना लेक्चर क्लोज करता हूँ। ये सारी मैंने आपको इस लेक्चर में एग्जांपल्स करवाई हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।